नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है संघर्ष, एक स्त्री की दर्द भरी कहानी। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पर कहानियाँ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की और भी कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पार्वती, हाँ यही नाम था उसका, जो उसे उसके पालने वालों ने नाम दिया था। उसे जन्म देने वालों को तो कभी उसका मुंह देखना भी गंवारा नहीं था। वह एक अनचाही संतान जो थी। पूरे परिवार में कोई नहीं चाहता था कि वह जन्म ले, पर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उसे जन्म लेना पड़ा। यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था कि वह एक बेटी के रूप में जन्मी। एक बेटी के रूप में जन्म लेना ही उसके संघर्ष का कारण बना था। उसका संघर्ष तब से शुरू हो गया था जब वह पैदा भी नहीं हुई थी। वह इस दुनिया के बारे में जानती भी नहीं थी, यानी माँ की कोख में। प्रतापपुर गांव के जमींदार थे ठाकुर रतन सिंह। ठाकुर रतन सिंह की गांव के बीच में बड़ी सी हवेली थी। जमींदार की हवेली सब सुख सुविधा से परिपूर्ण थी। अनेक नौकर चाकर, धन वैभव तो जैसे चारों ओर बिखरा पड़ा हो, किसी चीज की कोई कमी नहीं। सारे गांव में ठाकुर रतन सिंह का हुक्म चलता था। गांव में कोई भी उनकी बात काट नहीं सकता था। उनकी कही बात पूरे गांव के लिए पत्थर की लकीर थी। सबको उसका पालन करना पड़ता था। पार्वती की माँ ऐसे संपन्न घराने की बहू थी। घर में बस कमी एक ही थी कि उस घर में पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं हुई थी। बेटी हुई या होने ही नहीं दी गई, कोई नहीं जानता था। बेटी के बारे में घर पर किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं थी। जमींदार साहब को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनके घर में कोई बेटी जन्म ले ये कैसे संभव हो सकता था। यह उनकी जमींदारी की शान के खिलाफ था। उनका बस चलता तो वो पूरे गांव में बेटियों के जन्म पर प्रतिबंध लगा देते। जब पार्वती की दादी को पता चला कि उनकी बहू फिर से मां बनने वाली है तो उन्होंने बेटे और बहू को बुला करके कहा, देखो इस बार मुझे पोता ही चाहिए, तुम जांच करवा लो और बेटी हुई तो पिछली बार की तरह डॉक्टर के वहां से ही सब कुछ ठीक करके ही घर आना। इस घर में बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। ये ठाकुर साहब की नाक का सवाल है। हमारे यहाँ बेटियां पैदा नहीं होती, हमें पोता ही चाहिए। यहीं से पार्वती का संघर्ष शुरू होता है। इस संसार में पैदा होने के लिए ही संघर्ष। कहते हैं ना, स्त्री ही स्त्री की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यह बिल्कुल सत्य बात है, वरना दादी पोते की ही ख्वाहिश क्यों रखती, पोती की क्यों नहीं। हमारे समाज में आज भी बेटी को कम पसंद किया जाता है। आज भी बेटी की शादी, उसकी पढ़ाई में किए जाने वाले खर्च को व्यर्थ समझा जाता है। कहीं कहीं तो बेटी की माँ की कोख में ही मार दिया जाता है, वह जन्म भी नहीं ले पाती है। पार्वती के माता पिता भी जांच कराने डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाते हैं ताकि जांच में पता चल सके कि पार्वती की कोख में बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने जांच करके जो उन्हें बताया उसे सुन करके वे दोनों बहुत बेचैन हो गए कि अब वह क्या करें, क्या निर्णय लें। फिर दोनों ने तय किया कि वे वापस घर चलते हैं, सबको सारी बात बताते हैं, फिर बड़े लोग जो निर्णय लेंगे वही किया जाएगा। पार्वती के माता पिता वापस घर लौट आए। पार्वती की दादी बहुत खुश हो जाती हैं कि दोनों जल्दी लौट आए तो इस बार बेटा ही पैदा होगा। घर पहुंच करके पार्वती के पिता सबको बताते हैं कि उसकी माँ की कोख में इस बार जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि डॉक्टर ने बताया था कि अगर गर्भपात करवाते हैं तो बेटी के साथ बेटा भी नहीं
नहीं रहेगा। अब घर में सब बहुत परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। बहुत ही दुविधाग्रस्त स्थिति में पैदा हो गई थी। अगर गर्भपात कराते हैं तो पोते को भी खो देंगे, अगर नहीं कराते हैं तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह नहीं हो सकता है। पीढ़ियों बाद घर में बेटी का जन्म हो जाएगा जो जमींदारी खानदान की शान के विरुद्ध था। बहुत विचार मंथन हुआ कि क्या किया जाए। अंत में पुत्र मोह के ही जीत हुई और निर्णय लिया गया कि बच्चे जन्म लेंगे। इसी तरह पार्वती को जीवन दान मिल गया। अब उसका जन्म लेना निश्चित था। पूरे 9 महीने वह अपनी माँ के साथ रही। बस यही उसका सौभाग्य रहा। बाकी की पूरी जिंदगी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने वह माँ के साथ तो थी, पर बात बात पर उसे कोसा जाता। उससे छुटकारा कैसे मिले यही सोचा जाता। उसकी माँ को भी बार बार ताने दिए जाते कि वह एक बेटी को भी जन्म देने वाली है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। बच्चों के जन्म का समय नजदीक आता जा रहा था। ठीक 9 महीने बाद घर में बच्चों का जन्म हुआ। बेटा पैदा हुआ था, घर का कुलदीपक। पूरे घर में खुशियां छा गई थी। घर का प्रत्येक सदस्य उसे गोद में लेने को लालायित था। सब उसे बारी बारी से गोद में उठा रहे थे, प्यार कर रहे थे। सब यह सोचने में व्यस्त थे कि वह किस पर गया है। पर बेटी जिसने भी उसी के साथ ही जन्म लिया था वह जैसे अछूत थी। उसे प्यार करना, गोद में लेना तो दूर, किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। सब लोग दादा दादी पापा चाचा बेटे को देख करके ही निहाल हुए जा रहे थे। बेटी एक ओर पड़ी भूख से रोए जा रही थी। उसकी माँ को सख्त हिदायत मिली थी कि इसे दूध मत पिलाना, वह हमारे पोते का हक है, उसके लिए दूध कम हो जाएगा। पोती से तो जैसे उनका रिश्ता ही नहीं था। उसका जन्म तो मजबूरी में ही हो गया था। अगर वो जुड़वा नहीं होती तो वह इस दुनिया में आती ही नहीं। वह एक ओर पड़ी भूख के मारे रोए जा रही थी। तभी एक नौकरानी राधिका, जिसने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, उसकी दृष्टि उस पर पड़ जाती है। वह नौकरानी चुपचाप उसे अपना दूध पिला देती है। अब उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। एक दादी, एक माँ जो खुद भी एक स्त्री थी, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दोनों ने ही उस नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। कई बार हमने सुना है कि कई समाज में आज भी बेटी को पैदा होते ही मार दिया जाता है। बेटी को पालना पसंद नहीं करते हैं। कई बार नवजात बच्चियां नाली में, झाड़ियों में पड़ी पाई जाती हैं। लोग उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उसे जीने का कोई हक ही नहीं हो। पार्वती ने जन्म तो ले लिया था, ये तो उसके संघर्ष की शुरुआत थी। अब उसे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना था। पार्वती को उसकी माँ से अलग कर दिया गया। वह नौकरों के बीच पलने लगी। जिस नौकरानी राधिका ने उसे दूध पिलाया था, वह अपने बच्चे के साथ उसे भी अपना दूध पिलाने लगी। अब वही उसका ध्यान रखने लगी। उसने ही उसे पार्वती नाम दे दिया था, माता के नाम पर उसे घर में किसी ने माता तो दूर, एक इंसान भी नहीं समझा। किसी ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। पार्वती उसी नौकरानी के साथ रहने लगी। वह उसे ही अपनी माँ समझने लगी। समझती भी क्यों नहीं, वही तो उसे एक माँ की तरह पाल रही थी। पार्वती के भाई को सब सुख सुविधा मिलती थी, पर पार्वती ने अभावों में जीना सीख लिया। दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। पार्वती का भाई स्कूल जाने लगा, पर पार्वती के नसीब में स्कूल तो कभी लिखा ही नहीं था। एक जमींदार की बेटी होने के बावजूद वह नौकरों के बीच पल रही थी। पार्वती उन सबको ही अपना समझती थी। पार्वती भी पढ़ना चाहती थी। उसे छोटे ठाकुर की रंग बिरंगी किताबें बहुत अच्छी लगती थी। आखिर थी तो वह भी एक बच्ची ही। वह छुप करके अपने भाई की किताबें देखा करती, उन्हें समझने की कोशिश करती।
कभी जब छोटे ठाकुर को उस पर दया आ जाती तो वह उसे अपनी पुरानी किताबें देखने के लिए दे देते थे। कभी कभी छोटे ठाकुर उसे कुछ पढ़ा भी देते, पर कभी नौकरानी की तरह दुत्कार कर देते। इसमें छोटे ठाकुर की भी कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं था कि पार्वती उसकी बहन है। उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि पार्वती उसकी बहन है। पार्वती घर के नौकरों के बीच ही पलने लगी। वह राधिका को ही अपनी माँ समझती थी और उसके बेटे नवीन को ही अपना भाई समझती थी। पार्वती की पाठशाला घर में नौकरों के बीच से ही शुरू हुई। उसे घर के काम सिखाए जाने लगे। उसे छुटपन से ही घर गृहस्थी की बातें बताई जाती। पूरा दिन घर काम कराया जाता। उसे चूल्हा चौका, घर के सारे काम, घर के सारे सदस्यों की सेवा करना, यही सब सिखाया जाता। उसे पढ़ना चाहिए या उसकी पढ़ाई के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं। पार्वती धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। छोटे ठाकुर भी उसी के साथ बड़े हो रहे थे। पार्वती की बहुत इच्छा होती कि वह छोटे ठाकुर की चीजों को देखे, उनके खिलौनों से खेले, उनकी किताबें पढ़े, पर उसकी किस्मत में यह सब नहीं था। पार्वती जैसे ही छोटे ठाकुर की चीजों को छूती, उसे मना कर दिया जाता, उसे उनके कमरे से भगा दिया जाता। धीरे धीरे पार्वती घर के सारे काम सीख गई। वह छोटी सी उम्र में ही खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, घर के सारे काम सीख गई। जमींदार के घर जब कोई मेहमान आता तो वह पार्वती को वहां की नौकरानी की बेटी समझता था। जमींदार परिवार कभी किसी को नहीं बताया कि पार्वती उनके घर की बेटी है, क्योंकि उनके घर में बेटी पैदा होना उन्हें अपना अपमान लगता था। पार्वती अभी 14 साल की ही हुई थी। घर में हवेली में उसकी शादी की बातें होने लगी। वह नहीं चाहती थी कि अभी उसकी शादी हो, पर उसकी कौन सुनने वाला था। उसने राधिका से कहा, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। राधिका बोली, बेटी ऐसा नहीं हो सकता है। ठाकुर साहब जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। सब लोग उसके लिए लड़का खोजने में लगे थे। किसी ने उससे पूछना भी नहीं चाहा कि वह क्या चाहती है, उसकी क्या इच्छा है। पूरा जमींदार परिवार उसके लिए लड़का खोजने में जुट गया। कुछ समय बाद एक लड़का उसके लिए पसंद कर लिया गया। उससे किसी ने नहीं पूछा कि लड़का उसे पसंद है या नहीं। यहाँ तक कि उसने लड़के को देखा तक नहीं था। पार्वती से बिना पूछे दूसरे गांव के जमींदार के 25 साल के बेटे नरेंद्र से उसका विवाह तय कर दिया गया। पार्वती यह नहीं समझ पा रही थी कि एक नौकरानी की बेटी की शादी के लिए पूरा जमींदार परिवार परेशान क्यों है। सब उसके लिए लड़का ढूंढने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे थे। राधिका जिसे वह अपनी माँ समझती थी, उससे कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा था। राधिका का परिवार बस चुपचाप ठाकुर परिवार का हुक्म मान रहा था। उसने कभी भी उन्हें अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा था। उनकी बेटी की शादी तय कर दी गई और उनसे राय तक नहीं ली गई। पार्वती यह सोचने में असमर्थ थी कि पूरा जमींदार परिवार उसकी शादी के लिए इतना इच्छुक क्यों है। उसने इसके बारे में राधिका से ही पूछने की सोची। रात में जब सारा काम खत्म करके सब सोने चले गए तो पार्वती ने राधिका से पूछा, माँ वैसे तो ये लोग मुझे हवेली का कोई सामान छूने या देखने भी नहीं देते, ना ही मुझसे ठीक से बात करते हैं, फिर सब लोग मेरी शादी के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। राधिका बोली, वे तुम्हारी उम्र अब शादी के लायक हो गई है ना, इसलिए। पार्वती बोली, नहीं माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, कोई और बात है। ये लोग बिना आपसे बिना पूछे ही मेरी शादी कर रहे हैं और तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो। राधिका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वे हमारे मालिक हैं, वे जो भी करेंगे सब भले के लिए ही करेंगे। पर पार्वती यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि जमींदार साहब बिना किसी कारण के उसकी शादी के लिए उतने उत्साहित हैं और एक जमींदार परिवार में उसकी शादी करवा रहे हैं। अब हवेली में पार्वती
पार्वती की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सारी व्यवस्था ऐसी हो रही थी जैसे जमींदार की बेटी की शादी होने वाली हो। पूरी हवेली को खूब सजाया गया, तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे, खूब कपड़े गहने खरीदे गए थे। पार्वती तो सब बहुत ही कौतूहल से देख रही थी। उसने इतने गहने कपड़े कभी देखे नहीं थे। इतने महंगे कपड़े गहने देख करके पार्वती बहुत खुश थी, यह देख करके कि यह सब उसके लिए लाया जा रहा था। वह नए नए कपड़े पहन करके देख रही थी कि कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। पार्वती बहुत खुश थी, पर अब भी वह नहीं समझ पा रही थी कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। पार्वती के मन में इस बात को लेकर के उथल पुथल मची थी। वह बार बार राधिका से इस बारे में पूछती रही, पर राधिका उसे कुछ नहीं बताती थी। पर हर बार उसकी आंखों से आंसू छलक आते भी क्यों नहीं, उसने पार्वती को अपनी बेटी की तरह पाला था। शादी से एक रात पहले पार्वती जिद पर अड़ गई कि वह उसे यह बताए कि जमींदार परिवार उसकी शादी में इतना खर्च क्यों कर रहा है। आखिरकार हार करके राधिका ने उसे यह सब सच बता ही दिया, जिसे वह इतने सालों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। वह बताना तो नहीं चाहती थी, पर वह जानती थी कल जब जमींदार उसकी शादी करेंगे तब तो उसे सब पता चल ही जाएगा। इसलिए उसने आज ही उसे सब बताने का निश्चय किया। बहुत ही दुखी मन से राधिका ने पार्वती को वह कड़वा सच बता ही दिया कि वह उसकी नहीं जमींदार की बेटी है। वह और छोटे ठाकुर जुड़वा भाई बहन है। राधिका की बात सुन करके पार्वती को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह जमींदार परिवार की बेटी है। उसे राधिका की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। पार्वती सारी रात रोती रही। अगले दिन पार्वती की शादी होनी थी। सुबह से ही हवेली में बहुत रौनक थी, पर पार्वती बिल्कुल चुपचाप थी। खूब बड़ी बारात आई। पार्वती बड़े ही शान शौकत से पार्वती की शादी हो रही थी। होती भी क्यों नहीं, एक जमींदार परिवार में ही तो उसकी शादी हो रही थी। कन्यादान के लिए जब जमींदार साहब और उनकी पत्नी मंडप पर आए तब पार्वती को पूर्ण विश्वास हुआ कि वह सच में जमींदार खानदान की ही बेटी है। अगर वह राधिका की बेटी होती तो उसकी शादी इतने धूमधाम से नहीं होती और जमींदार खानदान में तो कभी नहीं होती, क्योंकि एक नौकरानी की बेटी को कोई जमींदार अपनी बहू कभी नहीं बनाएगा। पार्वती को अपने बारे में सच जान करके अच्छा नहीं लग रहा था। वह बहुत दुखी हो रही थी। वह अपने पूरे परिवार से यह पूछना चाहती थी कि उसने बेटी के रूप में जन्म लिया तो इसमें उसका क्या कसूर है। वह अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि उसने उसे जन्म दे करके छोड़ क्यों दिया, इसमें उसकी क्या गलती थी। पार्वती के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह पूरे जमींदार परिवार से उनका उत्तर चाहती थी, पर पार्वती के दिल की बात दिल में ही रह गई। उसे मौका ही नहीं मिला कि वह अपने दिल की बात सबसे कह सके। पार्वती की शादी जमींदार नरेंद्र से हो गई। वह विदा होकर के ससुराल आ गई। शादी के बाद एक बार तो पार्वती को लगा था शायद उसके दिन बदलने वाले हैं। उसे जमींदार की बेटी बन करके रहने का मौका तो नहीं मिला, पर अब वह एक जमींदार परिवार की बहू बन करके रहेगी। पार्वती के ससुराल में भी सब सुख सुविधा धन वैभव सब कुछ उसके मायके जैसा ही था, बल्कि उससे भी ज्यादा उसके ससुराल की जमींदारी उसके मायके की जमींदारी से भी बड़ी थी। पार्वती यह सब देख करके खुश भी थी कि अब वह यहाँ खूब अच्छे से रहेगी, पर पार्वती यह नहीं जानती थी कि उसके मायके और ससुराल में बहुत कुछ सामान था। उनकी जमींदारी की शान भी एक समान ही थी। पार्वती विदा होकर के ससुराल आ गई, इस उम्मीद से कि हो सकता है अब उसकी किस्मत बदल जाए, शायद अब उसके जीवन में खुशियां आ जाएं। पार्वती यह नहीं जानती थी कि सारे जमींदारों की जमींदारी की आन बान शान एक सी होती है। जैसे उनका धन वैभव संपन्नता एक समान होती है, उसी तरह उनकी झूठी शान भी एक सी होती है। सभी जमींदारों को अपने जमींदार होने का बहुत बड़ा घमंड होता
होता है। पार्वती के मायके और ससुराल में भी कोई खास अंतर नहीं था। उसके ससुराल वालों को भी अपने जमींदार होने पर बहुत घमंड था। कुछ ही दिनों में पार्वती को पता चल गया कि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। पार्वती के लिए यह ऐसा ही था जैसे उसे एक पिंजरे से निकाल करके दूसरे पिंजरे में रख दिया गया हो। कुछ भी नहीं बदला था। सब सुख सुविधा होने के बावजूद वह पहले की तरह ही है। सब रिश्ते उसके पास हैं, फिर भी वह बहुत अकेली थी। मायके में नवीन और राधिका तो थे उसके साथ, उसका सुख दुख बांटने के लिए, पर यहाँ वे भी नहीं थे। पार्वती इस परिवार की बहू थी, इसलिए उसे नौकरों से ज्यादा बात करने की अनुमति नहीं थी। पार्वती को ससुराल में नवीन और राधिका की बहुत याद आती थी। उसके लिए तो राधिका उसकी माँ और नवीन ही उसका भाई था। पार्वती के जीवन में बस इतना ही अंतर आया था कि पहले वे सिर्फ वही एक लड़की थी, अब वह एक बड़े घराने की बहू बन गई थी, किसी की पत्नी बन गई थी। सिर्फ उसके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी थी और कुछ नहीं। पार्वती के ऊपर इस कच्ची उम्र में भी घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। अभी तो उसके खेलने कूदने की उम्र थी। उसका बचपन जिम्मेदारियों के तले दब गया। बहू ऐसा काम करो, यह करो, वह मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे खाओ, वह मत खाओ। बड़े घर की बहुएं ऐसा नहीं करती हैं। पूरी मर्यादा में रहो। इस छोटी सी उम्र में उस पर ना जाने कितने नियम कानून लागू कर दिए गए। सारी बातें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी उसे सब कुछ नहीं सिखाया तो फिर उसकी उम्र निकल जाएगी, जैसे वह फिर कुछ सीख ही नहीं पाएगी। मायके और ससुराल दोनों परिवारों में किसी ने भी नहीं समझा कि अभी तो वह बच्ची ही है। सब उस पर हुक्म चलाते, वह नौकरों की तरह सबका हुक्म मानने लगी। वैसे भी यही शिक्षा तो उसे बचपन से दी गई थी। अब पार्वती का नया संघर्ष शुरू हो गया था, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष। आज जब हम अपने को आधुनिक कहते हैं तो भी कई घरों में हमको देखने को मिल जाएगा कि बेटों को बड़े स्कूल में पढ़ाया जाता है, उन्हें खेलने कूदने की पूरी आज़ादी होती है। बेटियों को इतनी आज़ादी नहीं होती, उनकी पढ़ाई पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। उन पर कई तरह की रोक टोक लगा दी जाती है। बेटियों से घर के काम कराए जाते हैं पर बेटों से नहीं। उनसे कहा जाता है तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आज कई जगहों पर बेटियों को अपना मनपसंद कार्य चुनने की आज़ादी नहीं है। आज हमारे समाज का इतना विकृत रूप हो गया है कि कुछ माता पिता चाहते हुए भी बेटियों को उतनी आज़ादी नहीं दे पाते जितना वे देना चाहते हैं। उन्हें अपनी बेटियों के लिए हमेशा मन में एक भय व्याप्त रहता है। पार्वती एक जमींदार की बेटी दूसरे जमींदार की बहू होने के बावजूद उसे इतना संघर्ष करना पड़ रहा था, तो अगर वह एक गरीब परिवार में पैदा होती तो क्या हालात होते पता नहीं। कभी कभी लगता है एक उच्च घराने से गरीब परिवार में ही शायद स्त्री ठीक है, क्योंकि संघर्ष तो उसे दोनों जगह करना है। पर गरीब परिवार में उसे अपनी जैसी कई स्त्रियां मिल जाती हैं जो उसी की तरह संघर्ष कर रही होती हैं, कुछ पेट भरने के लिए तो कुछ सम्मान से जीने के लिए। उसे यहाँ साथी मिल जाते हैं। कई घरों में तो वह अपना दुख भी किसी से बांट नहीं सकती है, क्योंकि लोग कहते हैं सब कुछ तो तुम्हारे पास है, फिर क्यों परेशान हो। उसके मन के घाव किसी को दिखाई नहीं देते, कोई उसकी घुटन को महसूस नहीं कर पाता। इसलिए आज हम देखते हैं कि गरीब तबके के मुकाबले संपन्न घराने की महिलाएं अवसाद, डिप्रेशन की ज्यादा शिकार हो रही हैं। ऐसी ही हालत पार्वती की भी थी। सब कुछ तो था पर पार्वती के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसको समझ सके, उसका दर्द
दुख समझ सके। पार्वती अब 16 साल की हो गई थी, तभी उसे पता चला वह मां बनने वाली है। कच्ची उम्र में शादी और फिर कच्ची उम्र में ही पार्वती मां बनने वाली थी। जो खुद एक बच्ची थी वह बच्चे को भी जन्म देने वाली थी। 16 साल की उम्र में पार्वती मां बनने वाली थी। वह मां बनने के लिए अभी तैयार नहीं थी, इसलिए 9 महीने बाद जब पार्वती ने बच्चे को जन्म दिया तो वह बहुत कमजोर पैदा हुआ, जिस कारण पैदा होते ही उसने दम तोड़ दिया। अब तो पार्वती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब हर समय उसे ताने सुनने को मिलते कि वह एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाई। वह कैसी औरत है। पार्वती अभी बच्ची थी, वह यह सब समझ नहीं पा रही थी कि उसकी गलती कहाँ है। अभी कम उम्र होने के कारण वह स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे पाई। इसमें उसका क्या कसूर है? ये बात ये बड़े लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अभी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी कि उसकी सास ने कहना शुरू कर दिया कि वह जल्दी से पोते का मुंह दिखा दे, नहीं तो वह अपने बेटे का दूसरा ब्याह करा देगी। जब पार्वती 19 साल की हुई तो उसे पता चला कि वह फिर से मां बनने वाली है। फिर तो पूरे 9 महीने उसकी सास उसे उस पर टोटके करती रही। हर समय उससे कहती इस बार स्वस्थ बच्चा पैदा होना चाहिए। उसे कई तरह की जड़ी बूटियां भी खिलाती रहती और कहती ऐसा करने से बेटा ही पैदा होगा। 9 महीने बाद पार्वती ने एक बेटी को जन्म दिया, जो उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। पार्वती नहीं जानती थी उसके मायके की तरह ही उसके ससुराल में बेटी को जन्म देना एक गुनाह था। उसके ससुराल में पिछली 7 पीढ़ी से कोई बेटी नहीं पैदा हुई थी। यह उसकी शान के खिलाफ था और पार्वती ने एक बेटी को जन्म दिया था। अब तो पार्वती की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरने वाली थी। अभी वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि उसकी सास ने उससे कहा कि उसे इस बेटी को अपने से व इस घर से दूर करना पड़ेगा। हमारे घर में बेटी नहीं रह सकती है, यह हमारी शान के खिलाफ है। पार्वती ने इस बात का विरोध किया। वह अपनी बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अपनी बेटी को छोड़ देगी, जैसे उसकी मां ने उसे छोड़ दिया था, तो उसकी बेटी या तो नौकरों के बीच पलेगी या किसी अनाथालय में या जिंदा भी रहेगी या नहीं, वह नहीं जानती थी। इसलिए पार्वती ने अपनी बेटी को त्यागने से मना कर दिया। पार्वती अब डर गई थी कि कहीं ससुराल वाले उसकी बेटी को उससे दूर ना कर दें, तो उसने सबसे कह दिया कि अगर कोई उसकी बेटी को कुछ करेगा तो वह अपनी भी जान दे देगी। जिससे उसके ससुराल वालों ने बच्ची को तो कुछ नहीं करा, पर पार्वती पर जुल्म करने लगे। अब पार्वती को भूखा प्यासा रखा जाता। पार्वती फिर भी नहीं मानी तो उसके पति ने उसके सामने एक शर्त रख दी, या तो वह इस बच्ची को त्याग दे, नहीं तो वह उसे त्याग देगा। उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। पार्वती की ससुराल वाले अब उससे छुटकारा चाहते थे, क्योंकि बेटी के जन्म के समय उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि कच्ची उम्र में 2 बार मां बनने की वजह से शायद अब पार्वती फिर से मां नहीं बन पाएगी। इसलिए वे चाहते थे कि किसी तरह पार्वती से छुटकारा मिल जाए। ऊपर से उसके एक बेटी को जन्म दिया था। आज सरकार ने शादी की उम्र तय कर दी है, लेकिन फिर भी कई जगह बेटी की शादी होने की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। कम उम्र में बच्चियों पर पूरी गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। कच्ची उम्र में ही मां बनने की वजह से या तो कमजोर शिशु को जन्म देती हैं या खुद किसी बीमारी का शिकार हो जाती हैं। अब पार्वती को एक ऐसी दुविधा में डाल दिया गया जहां एक ओर कुआं था तो दूसरी ओर खाई थी। आज अगर वह अपनी बच्ची को चुनती है तो पति को छोड़ना पड़ेगा, और अगर पति को चुनती है तो उस नन्ही सी जान को कहीं मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या शायद मार ही दिया जाए।
पार्वती बहुत परेशान हो गई कि वह क्या करे। बहुत सोच विचार करने के बाद पार्वती ने एक निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकती है। अभी अभी तो वह पैदा हुई है, वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। अपने निर्णय को मजबूती से पार्वती ने अपने पति को बता दिया कि वह इस नन्ही सी जान को नहीं छोड़ेगी। पार्वती का निर्णय सुनकर के उसके पति का गुस्सा आ गया और उसने पार्वती से कहा, अगर तुम्हें इसे नहीं छोड़ सकती तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। जमींदारी की झूठी शान के आगे आज एक माँ ने घुटने नहीं टेके, बल्कि आज एक माँ की ममता जीत गई। अगर ऐसी ही हिम्मत उसकी माँ ने भी दिखाई होती तो शायद उसे इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि उसके साथ तो उसके भाई ने भी जन्म लिया था। अगर उसकी माँ और दादी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो उसे अपने भाई के बराबर ना सही तो थोड़ा सा प्यार तो उसे मिल ही जाता। महिलाओं पर केवल पुरुष ही अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि महिलाएं भी उसमें बराबर शामिल होती हैं। आज भी किसी महिला पर अत्याचार घर में सास, ननद या बहू द्वारा ही सबसे अधिक किया जाता है। जब नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है तो हम पुरुष समाज को क्या दोष दे सकते हैं। पार्वती के अपनी बेटी को छोड़ने से इनकार कर देने की वजह से नरेंद्र और पूरा परिवार उससे नाराज हो गया। सबको यह अपना अपमान लग रहा था, क्योंकि उनके घर की बहू उनका हुक्म नहीं मान रही थी। यह बात वे कैसे सहन कर सकते थे। पार्वती से नाराज हो करके ऐसे में एक दिन नरेंद्र ने उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया। इसमें उसकी सास ने अपने बेटे का पूरा साथ दिया। अब पार्वती के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह कहाँ जाए उस नन्ही सी जान को लेकर के। एक जमींदार परिवार की बेटी दूसरे जमींदार परिवार की बहू आधी रात सड़क पर भटक रही थी। साथ में नन्ही सी जान उसकी गोद में थी। बहुत देर तक सड़क पर यूं ही भटकने के बाद पार्वती अपने पिता के घर की ओर चल दी, यह सोच करके कि शायद इतने सालों में कुछ बदल गया हो। उन्होंने उसे अपनी बेटी मान करके ही तो उसकी शादी कर दी थी। पार्वती सोच रही थी कि उस पर नहीं तो उन्हें उसकी बच्ची पर ही शायद दया आ जाए और उसे आसरा मिल जाए, पर पार्वती गलत सिद्ध हुई। इतने सालों में कुछ नहीं बदला था। जमींदारों की वही ऊंची नाक, वही झूठी शान अभी भी बरकरार थी। जिस पिता ने उसे कभी नहीं अपनाया, अब वह उसे और उसके साथ एक और बेटी को कैसे अपना सकते थे। उन्हें तो वह कलंक की तरह दिखता था। एक तो वह बेटी थी, फिर उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। आज भी यह समाज पूरी तरह यह नहीं समझ पाया कि एक बेटी को जन्म देने के लिए नारी कहाँ उत्तरदायी है, वह कैसे दोषी है। उसे तो बस एक मौका मिल जाता है दोषारोपण करने का। समाज यह नहीं सोचता है कि अगर बेटी पैदा ही नहीं होगी तो आगे चल करके बेटों को जन्म कौन देगा। बड़ी उम्मीद के साथ पार्वती अपने पिता के घर की ओर चल दी थी। थकी हारी पिता की हवेली पहुंच गई, पर यहाँ भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। उसकी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी डाल दिया गया। उसे सहारा देना तो दूर, किसी ने उससे बात तक नहीं करी। उसे घर से जाने के लिए बोल दिया गया। पार्वती ने बड़ी उम्मीद से अपनी दादी और माँ की ओर देखा, पर वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। माँ और दादी ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। पार्वती के पिता ने उन दोनों को हवेलियों से बाहर कर दिया और हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। अब पार्वती कहाँ जाती? बच्ची भी भूख के मारे रो रही थी। पार्वती परेशान हो करके हवेली के बाहर ही बैठ गई। इस संसार में सब कुछ एक समान नहीं होते हैं। इस संसार में सब लोग एक समान नहीं होते हैं। यहाँ अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं। उन्हीं अच्छे लोगों में राधिका और नवीन जैसे लोग भी हैं। राधिका ने हवेली में जो हुआ सब देखा था, जिसे देख करके राधिका चुपचाप पार्वती के पीछे हवेली से बाहर आ गई। राधिका ने भले ही पार्वती को जन्म नहीं दिया था, पर जन्म के दिन से ही उसी ने उसे पाला था। उसका खून का ना सही पर दिल का बहुत मजबूत रिश्ता था। राधिका चुपचाप पार्वती को अपने घर ले आई। राधिका ने पार्वती को अपने घर में रखा और उसे समझाया
कि वह घर से बाहर ना निकले, वरना जमींदार साहब पार्वती के साथ साथ उसके परिवार का क्या हाल करेंगे वे भी नहीं जानती थी। पार्वती का बेटी होने से भी बड़ा गुनाह किया था। वह अपने पति का घर छोड़ के आ गई थी। राधिका पार्वती को अपने घर ले आई, उसका व उसकी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखा, पर पार्वती हमेशा डरी रहती कि अगर कहीं जमींदार साहब ने पार्वती को उसके घर में देख लिया तो फिर ना जाने क्या होगा। जिन्होंने अपनी बेटी और अपनी नातिन का दुख दर्द समझ नहीं आया, फिर वो तो उनके घर की एक नौकरानी है। राधिका के रिश्ते का भाई पवन दूर एक गांव में अध्यापक की नौकरी करता था। उसे राधिका के गांव और पार्वती के परिवार से कोई नहीं पहचानता था। राधिका और पवन में बचपन से बहुत प्यार था। राधिका ने बचपन में अपने बेटे नवीन को भी उसी के साथ पढ़ने भेज दिया था। राधिका पवन के अलावा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। राधिका ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने पार्वती और उसकी बच्ची को एक रात चुपचाप पवन के पास पहुंचा दिया, जहां पार्वती को कोई नहीं जानता था। इसलिए राधिका निश्चिंत थी कि वहां पार्वती को कोई नहीं पहचानेगा और जमींदार साहब को कभी पता नहीं चलेगा कि पार्वती कहाँ है। अब पार्वती अपने मायके और ससुराल से दूर एक गांव में रहने आ गई। पार्वती पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे सिर्फ घर का काम ही आता था, जैसे खाना बनाना आदि। पर पार्वती बहुत स्वाभिमानी स्त्री थी, तभी तो उसने अपने ससुराल वालों की गलत सोच का पुरजोर विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप उसे घर से निकाल दिया था। पार्वती अध्यापक पवन पर अपना और अपनी बच्ची का बोझ नहीं डालना चाहती थी। अध्यापक जी भी तो छोटी से अध्यापक की नौकरी ही करते थे, उनका अपना परिवार भी था, अपने खर्चे भी थे। पार्वती ने अध्यापक पवन से उसे कोई काम दिलवाने के लिए कहा, पर समस्या यह थी कि पार्वती को फिर घर से खाना बनाने के अलावा कोई कार्य नहीं आता था। पार्वती का काम करना बहुत आवश्यक था। उसे अब अपने साथ अपनी बच्ची का भी पालन करना था। अब यहाँ से पार्वती को अपने साथ साथ अपनी बच्ची को भी पालने के लिए संघर्ष करना था। अब पार्वती का एक नया संघर्ष शुरू हो चुका था, अपने साथ अपनी बेटी का पालन पोषण करने का संघर्ष। पर अब उसके पास जीने का एक मकसद था, उसकी बेटी। इतनी कठिनाइयों के बाद भी पार्वती ने एक दृढ़ निश्चय किया था कि वह अपनी बच्ची को कमजोर मजबूर नहीं बनाएगी। वह अपनी बेटी को दूसरी पार्वती नहीं बनने देगी, वह उसे एक सशक्त नारी बनाएगी। पार्वती नई जगह आ गई थी, यहाँ ना कोई उसे जानता था, ना वह किसी को जानती थी। इसलिए यहाँ वह कोई भी काम करे उसे कोई पहचानने वाला नहीं था। अध्यापक पवन ने कोशिश करके पार्वती को गांव के साहूकार के यहाँ खाना बनाने का कार्य दिलवा दिया। साहूकार ने अपनी हवेली के बाहर नौकरों के लिए बने कमरों में से एक कमरा पार्वती को रहने के लिए दे दिया था। पार्वती दिन भर हवेली में काम करती और शाम को अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में रहती। पार्वती को अब जीवन यापन का सहारा मिल गया था और मकसद भी। अब उसकी बेटी ही उसकी जिंदगी थी, पर अभी उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। अब उसे अपने साथ साथ अपनी बेटी के जीवन के लिए संघर्ष करना था। पार्वती अपनी बेटी को एक मजबूत स्त्री बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसको माँ दुर्गा के नाम पर दुर्गा नाम दे दिया। अब दुर्गा 4 साल की हो गई थी और पार्वती 23 साल की। हालात ने पार्वती को अपनी उम्र से अधिक परिपक्व बना दिया था। अब वह दुनिया को अच्छे से समझने लगी थी। सही गलत इंसान की उसे पहचान होने लगी थी। दुर्गा 4 साल की हो गई थी। अब वह जिस स्कूल में पवन पढ़ाता था वहां पढ़ने जाने लगी थी। पवन और उसका परिवार ही पार्वती और दुर्गा का एकमात्र सहारा था। पवन और उसका परिवार पार्वती और दुर्गा को बहुत प्यार करते थे, उनका ख्याल रखते थे। छोटी सी दुर्गा अब स्कूल जाने लगी थी।
वह बहुत छोटी थी, इसलिए अध्यापक पवन उसे अपने साथ ही स्कूल लाते ले जाते थे। पार्वती भी साहूकार के यहाँ मन लगा करके काम करती रही। उसे लग रहा था शायद अब उसकी जिंदगी ठीक तरह से गुजर जाएगी, पर पार्वती को नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला है। पार्वती जिस साहूकार के घर में काम करती थी, उसका बेटा सुनील बाहर शहर में पढ़ाई करने गया था। वह काफी समय बाद गांव लौटा था। एक तो जवानी का जोश, ऊपर से पिता की दौलत का नशा, ऐसे में होश कहाँ रहता है। ऐसे ही हालत कुछ साहूकार के बेटे सुनील की भी थी। वह समझता था पिता की दौलत से वह सब कुछ खरीद सकता है। उसे अपने और अपने पिता की दौलत पर बहुत घमंड था। इस बार सुनील जब घर आया तो उसकी नजर पार्वती पर पड़ी। वह पार्वती को देखता रह गया। पार्वती बहुत सुंदर दिखती थी। अभी वह 23 साल की ही थी। हाँ, हालात ने उसे उम्र से अधिक बड़ा बना दिया था। सुनील की नजर जब से पार्वती पर पड़ी, वह उसे परेशान करने लगा। हर समय उसके आगे पीछे घूमता रहता। वह उसे पाना चाहता था। पार्वती उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती थी, उसकी ओर देखती तक नहीं थी। सुनील ने कई बार उससे बात करने की कोशिश करी, पर पार्वती ने कभी भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सुनील जिधर होता पार्वती उधर जाती तक नहीं थी। सुनील को पार्वती की बेरुखी बहुत खलने लगी। सुनील सोचने लगा, ये तो कौड़ी की नौकरानी उससे बात तक नहीं करती, इसे अपने ऊपर बहुत घमंड है। मैं इसे सबक अवश्य सिखाऊंगा। सुनील अब पार्वती को सबक सिखाने का मौका ढूंढने लगा। एक दिन उसे मौका मिल ही गया। एक दिन जब पार्वती कुछ जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई, दुर्गा अभी स्कूल से वापस नहीं आई थी। अपने लिए अच्छा मौका देख करके सुनील चुपचाप पार्वती के कमरे में चला गया। सुनील पार्वती को अकेला देख करके उससे बदतमीजी करने लगा। उसे देख करके पहले तो पार्वती डर गई, फिर उसके इरादे भांप करके जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने का सुनील पर कोई असर नहीं हुआ। वह पार्वती से जबरदस्ती करने लगा तो पार्वती और जोर से चिल्लाने लगी। तभी दुर्गा स्कूल से वापस आ गई। उसके साथ अध्यापक पवन भी थे। दुर्गा अभी छोटी थी, इसलिए वे उसे रोज छोड़ने घर आते थे। उन्होंने पार्वती के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो भाग करके अंदर गए। वहां सुनील को देख करके वे सारा माजरा समझ गए। पवन ने सुनील की पिटाई कर दी और उसे चेतावनी भी दी कि अगर वह यहाँ दोबारा दिखा तो यह उसके लिए बहुत बुरा होगा। सुनील को इस सब का बहुत बुरा लगा। उसे यह सब अपना अपमान प्रतीत हुआ। इस घटना से तिलमिलाए सुनील ने ठान लिया था कि वह अब पार्वती के साथ साथ अध्यापक पवन से भी बदला लेना चाहता था। अब वह हर समय यही सोचता रहता कि इन दोनों से बदला कैसे लिया जाए। सुनील अब हर समय पार्वती और पवन पर नजर रखने लगा। कुछ दिनों तक रोज नजर रखने के बाद सुनील ने देखा कि अध्यापक पवन रोज पार्वती के घर आते जाते हैं। यह सब देख करके सुनील को अपना बदला लेने का उपाय समझ में आ गया। अब वह पूरी तैयारी से बदला लेने में लग गया। सुनील गांव में सबसे पार्वती और पवन के रिश्ते के बारे में बात करने लगा। उनके बारे में गलत गलत बातें करने लगा। एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने लगा। बहुत से लोग कान के कच्चे होते हैं। ऐसे ही गांव के कुछ लोग सुनील की बातों को सच मानने लगे। उन्होंने पार्वती और पवन का गांव में रहना दुश्वार कर दिया। पार्वती और अध्यापक पवन का गांव में रहना बहुत मुश्किल हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, गांव वालों को कैसे समझाएं। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी बातों को सच मानने लगे। उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक भाई बहन के रिश्तों को इस तरह से कलंकित किया गया कि उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया। तो पवन ने गांव के स्कूल की नौकरी छोड़ दी और दूर सपरिवार एक शहर में आ गए। यही उन्होंने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। पर पवन को हर समय पार्वती की चिंता लगी रहती थी कि उनके गांव से
आने के कारण न जाने पार्वती वहां अकेले कैसे रहती होगी। कुछ ही दिनों बाद पवन ने नबीन को गांव भेज करके पार्वती को अपने पास शहर ही बुला लिया। पवन ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य की मदद से पार्वती के लिए एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दी। पार्वती गांव से शहर आ गई और दुर्गा के साथ एनजीओ में रहने लगी। पार्वती को कोई और कार्य तो आता नहीं था, वह पढ़ी लिखी भी नहीं थी। पार्वती को सिर्फ खाना बनाना आता था। पार्वती बहुत स्वाभिमानी थी, उसे खाली एनजीओ में रहना अच्छा नहीं लगता था। तो पार्वती ने वहां की संचालिका से कहा कि वह उसे एनजीओ की रसोई, जहां वहां रहने वाले बच्चों और स्त्रियों के लिए खाना बनता है, उसे नौकरी में रख लें। उसे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। एनजीओ की संचालिका ने पार्वती की बात को सही माना, तो उन्होंने पार्वती को वहां की रसोई में काम पर रख लिया। पार्वती बहुत मेहनत से कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने मधुर व्यवहार से सबको अपना बना लिया। एनजीओ आकर के दुर्गा भी अब बहुत खुश थी। वहां उसे खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे जो मिल गए थे। पार्वती ने वहीं दुर्गा को एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिला दिया। दुर्गा अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगी। दुर्गा पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। दुर्गा पढ़ाई के अलावा स्कूल में सारे कार्यक्रमों में सबसे आगे रहती थी। उसे स्कूल में सारे अध्यापक अध्यापिकाएं बहुत प्यार करते थे। उसके प्रथम आने और बहुत ही होशियार होने की वजह से स्कूल ने दुर्गा की फीस माफ कर दी और उसे वजीफा भी देने लगे। धीरे धीरे दुर्गा बड़ी होने लगी। वह अपनी हर कक्षा में प्रथम आती। पार्वती भी दुर्गा का बहुत ख्याल रखती थी। दुर्गा ने भी कभी पार्वती को निराश नहीं किया। एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों की दुर्गा बहुत चहेती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। इस बार जब 12वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो सारे एनजीओ में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दुर्गा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पार्वती अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश थी, पर पुराने दिनों को भी याद करके कभी कभी वह बहुत उदास हो जाती थी कि किस तरह से उसके परिवार वालों ने उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया और उसके ससुराल वालों ने तो बेटी पैदा होने के अपराध में ही उसे घर से निकाल दिया। कभी कभी पार्वती सोचती थी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर वह नौकरों के बीच नहीं पली बढ़ी होती तो शायद उसे नबीन और अध्यापक पवन जैसे दो भाई कभी नहीं मिल पाते, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। जब सारा परिवार सब लोग उसके विरुद्ध थे, फिर भी ये दोनों उसके साथ रहे और आज भी हैं। आज भी पवन और नबीन हर समय उसके साथ ही रहते थे। दुर्गा को तो सिर्फ अपने दो मामा के अलावा किसी और रिश्तेदार का नाम तक नहीं पता था कि वह किस खानदान की बेटी है। दुर्गा अब बड़ी हो रही थी। वह पार्वती की उदासी पढ़ने लगी थी। पार्वती जब कभी उदास होती तो दुर्गा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती, तो पार्वती उसे टाल देती। पर दुर्गा के बहुत जोर देने पर एक दिन पार्वती ने उससे कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी और सारी बातें समझने लायक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी, पर तब तक तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। दुर्गा ने पार्वती की बात मान ली और फिर कभी कोई प्रश्न नहीं किया और अपनी पढ़ाई करने में जुट गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना जो पूरा करना था। पार्वती दुर्गा को एक सफल डॉक्टर बनाना चाहती थी। दुर्गा भी अपनी माँ की इच्छाओं पर खरी उतरी और जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया तो दुर्गा ने उसे बहुत अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया और उसे काउंसलिंग में प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। आज पार्वती को पहली बार कोई खुशी मिली थी। उसका सपना सच होने जा रहा था। आज पार्वती के संघर्ष को एक मुकाम मिलने वाला था। पार्वती सोच रही थी कि चलो उसने जो सहा है वह सह लिया। उसने जितनी भी कठिनाई सही है, पर उसकी बेटी वो सब नहीं सहेगी। उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह उसे एक सफल नारी बनाएगी। वह डॉक्टर बन करके एक इज्जत की जिंदगी जिएगी। एक दिन पार्वती दुर्गा को मेडिकल कॉलेज छोड़
छोड़ने गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कभी भी दुर्गा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि वह दुर्गा के बिना अकेले कैसे रहेगी और दुर्गा उसके बिना कैसे रहेगी। पवन ने पार्वती को बहुत समझाया कि उसे दुर्गा के भविष्य के लिए अपने दिल को पक्का करना पड़ेगा, वरना दुर्गा भी कमजोर पड़ जाएगी। पवन की बातें सुनकर के बहुत दुखी मन से पार्वती और सब लोग दुर्गा को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल तक छोड़ करके आ गए। दुर्गा बहुत मन लगा करके पढ़ाई कर रही थी। वह हर बार परीक्षा में अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक लेकर के आती थी। पार्वती को अपनी बेटी से बहुत अपेक्षाएं थी। दुर्गा भी अपनी मां की अपेक्षाओं पर खरी उतरी। 5 साल बाद दुर्गा डॉक्टर बन गई। पार्वती की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरी एनजीओ में मिठाई बंटवाई। पार्वती की खुशी उस समय दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि दुर्गा ने इस बार पूरे कॉलेज में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। कुछ समय बाद दुर्गा का दीक्षांत समारोह होने वाला था। उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। उसे इस दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिलने वाला था। इस समारोह में कॉलेज वालों ने दुर्गा के परिवार वालों को भी आमंत्रित किया था। पार्वती के लिए यह निमंत्रण पत्र आया था। पार्वती बहुत ही प्रसन्न थी। उसकी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई थी। दुर्गा ने पार्वती के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। नियत दिन पार्वती अध्यापक पवन के परिवार के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंची। पार्वती बहुत प्रसन्नता पूर्वक दुर्गा के कॉलेज में पहुंची। वह सोच रही थी उसने जो भी कष्ट उठाए आज उसका बहुत मीठा फल उसे मिलने वाला था, पर उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। आज इतने साल बाद भी शायद भगवान उसकी किस्मत में खुशी शब्द लिखना भूल गए थे। शायद यहाँ भी उसका दुर्भाग्य उसके साथ चला आया था। वो कहते हैं ना कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। पार्वती के साथ भी यही हुआ था। पार्वती के खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस बेटी को जन्म देने की वजह से उसे आधी रात में घर से निकाल दिया गया था, आज उसी बेटी की वजह से उसे समाज में इतना सम्मान मिल रहा था। पार्वती खुशी खुशी सभागार में जाकर के बैठ गई। पूरा सभागार भरा हुआ था। एक ओर जिन छात्रों को पदक मिलने वाले थे उन्हें बैठाया गया, दूसरी ओर काफी सम्मानित लोग बैठे हुए थे। पार्वती को यह सब देख करके अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसी की वजह से उसे यह दिन देखने को मिल रहा था। कार्यक्रम शुरू हुआ था, सब अच्छे से चल रहा था, तभी मुख्य अतिथि का मंच पर आगमन हुआ। कॉलेज के डीएन सर ने उनका स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई, फिर उन्हें मंच पर लगी कुर्सी पर सम्मान सहित बैठाया। जब मुख्य अतिथि कुर्सी पर बैठे तो पार्वती की नजर उन पर गई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने देखा मुख्य अतिथि की कुर्सी पर उसके पति दुर्गा के पिता जमींदार ठाकुर नरेंद्र सिंह विराजमान थे। वे अब मंत्री बन चुके थे और उनके मंत्रालय का नाम था समाज कल्याण मंत्रालय। जमींदार साहब को वहां मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठा देख करके और वह मंत्री अब बन गए थे, ये देख पार्वती का बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उन्हें देखती रह गई कि ये कैसे हो सकता है कि जिसने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा वह आज समाज कल्याण मंत्री के पद पर विराजमान है। ये कैसी विडंबना है। पार्वती नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की छाया उसकी बेटी के भविष्य पर पड़े, क्योंकि वह जानती थी जब दुर्गा को स्वर्ण पदक दिया जाएगा तो वह अपनी मां को मंच पर अवश्य बुलाएगी और वह जब मंच पर जाएगी तो जमींदार साहब से उसका सामना हो जाएगा, तो वह सामान्य नहीं रह पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दुर्गा के लिए वह अच्छा नहीं होगा। पता नहीं वह कैसा महसूस करे। पार्वती नहीं चाहती थी कि दुर्गा के लिए कोई असहज क्षण आए। उसने कितनी मेहनत करी है इस क्षण के लिए, वह उसकी खुशी को बर्बाद नहीं कर सकती। इसलिए पार्वती चुपचाप सभागार से बाहर निकल आई। बाहर आकर के पार्वती सोचने लगी कैसी किस्मत पाई है उसने। भगवान ने उसे
कभी भी कोई खुशी नहीं दी। आज जब उसकी बेटी की वजह से उसे जो खुशी मिल रही थी उसे भी उसमें शामिल नहीं होने दिया। उसके सामने ऐसी असामान्य स्थिति ला करके खड़ी कर दी जिन लोगों के सामने आने में वह हमेशा दूर रहना चाहती थी, उन्हें ही उसके सामने ला करके खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, अतीत कभी नहीं पीछा छोड़ता है। वही आज उसके साथ भी हो रहा था। पार्वती यह सोच ही रही थी कि सभागार से आवाज आई, इस बार का स्वर्ण पदक डॉक्टर दुर्गा को मिलता है। उन्होंने इस बार परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। पार्वती भाग करके सभागार के दरवाजे पर जाकर के चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ी हो गई ताकि उसे कोई देख ना पाए। वह दुर्गा को पदक लेते हुए देखना चाहती थी। तभी आवाज आई, हम दुर्गा को पदक लेने के लिए मंच पर अपनी माता जी के साथ आमंत्रित करते हैं। पर पार्वती तो वहाँ थी ही नहीं। दुर्गा ने जब अपनी माँ को नहीं देखा तो वह परेशान हो गई। उसने पवन से पूछा, मामा जी माँ कहाँ हैं? वे बोले, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जब दुर्गा को दोबारा नाम बोला गया तो वह बिना माँ को लिए ही पदक लेने चली गई। पर वह बहुत उदास थी कि माँ उसके साथ पदक लेने नहीं आई। दुर्गा चाहती थी कि वह आज सबको बताएगी कि किन कठिनाइयों का सामना करके उसकी माँ ने उसे बड़ा किया, उसे पढ़ाया। वह अपनी माँ को अपना आदर्श मानती है, पर यह सब हो नहीं पाया। बहुत दुखी मन से दुर्गा ने पदक ग्रहण किया। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि पार्वती कहाँ गई। समारोह के बाद सब लोग जल्दी से घर वापस लौट आए तो पार्वती वहाँ उन्हें बिस्तर पर लेटी हुई मिली। पार्वती नरेंद्र को मंत्री बने देख करके बहुत दुखी हो जाती है। उसके आंखों के सामने का सारा मंजर घूमने लगता है। जब उसकी बेटी ने जन्म लिया था, फिर उस पर जिस तरह से अत्याचार किए गए, सब उसे एक एक करके याद आने लगे। पार्वती बहुत ही परेशान हो गई थी कि एक स्त्री पर इस तरह का अत्याचार करने वाला पुरुष आज समाज कल्याण मंत्री बन गया है, जिसने कभी समाज की परवाह नहीं करी, ना कभी समाज के बारे में सोचा। वह आज समाज का ठेकेदार बन करके सम्मानित लोगों के बीच बैठ करके समाज कल्याण की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पार्वती को इस तरह से बिस्तर पर लेटे देख करके दुर्गा बहुत घबरा गई। दुर्गा और पवन पार्वती से बार बार पूछते रहे कि क्या बात है, पर पार्वती कुछ बता ही नहीं पा रही थी। दुर्गा बहुत घबरा गई। वह पार्वती को जल्दी से लेकर के अस्पताल पहुंची। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां दुर्गा को पता चला कि पार्वती का दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ा है। दुर्गा समय पर पार्वती को अस्पताल ले आई, जिससे पार्वती को समय पर सही उपचार मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब पार्वती का एक नया संघर्ष शुरू हो गया, मौत से संघर्ष। पार्वती को समय पर उपचार मिल गया, उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। दुर्गा खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए वह सब बातों को बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, जिससे पार्वती की तबीयत में जल्दी सुधार हो रहा था। कुछ दिन बाद पार्वती की तबीयत ठीक हो गई और पार्वती अस्पताल से घर आ गई। एनजीओ में दुर्गा की सफलता के लिए एक समारोह होने वाला था। वहां की संचालक मंडल ने यह समारोह रखा था। वह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि उनके एनजीओ में रहने वाली एक बच्ची ने आज इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी थी। पार्वती घर वापस आ गई थी। उसकी सेहत को ध्यान में रख करके एनजीओ वालों ने अगले हफ्ते यह समारोह करने का फैसला लिया। एनजीओ में समारोह की तैयारी चल रही थी। पार्वती अब काफी ठीक हो गई थी। आज पवन और नवीन भी उससे मिलने घर आए थे, तो सही समय जान करके दुर्गा ने पार्वती से पूछा, माँ सच सच उस दिन दीक्षांत समारोह में ऐसा क्या हुआ था जो आप इतने तनाव में आ गई कि आपको दिल का दौरा पड़ गया? पार्वती उसे बताना नहीं चाहती थी कि उस दिन क्या हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की सच्चाई दुर्गा को पता चले, जिससे उसे दुख हो कि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया तो उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े। पर आज दुर्गा मानने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह सच्चाई जान करके ही रहेगी। उसने पवन और नवीन से भी पूछा, पर वे भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी जमींदार
जमींदार नरेंद्र सिंह को नहीं देखा था, इसलिए वे उन्हें नहीं जानते थे, तभी वे समारोह में उन्हें पहचान नहीं सके। जब दुर्गा नहीं मानी तो और पवन और नवीन के बहुत जोर देने पर पार्वती उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई और उसने दुर्गा को बताया कि वह प्रतापपुर गांव के जमींदार चौधरी रतन सिंह के घर में उनकी पोती के रूप में जन्मी, जहां बेटी को जन्म होना उनकी शान के खिलाफ था। वह तो उसके साथ उसका जुड़वा भाई ने भी जन्म लिया था, इसलिए वह भी इस दुनिया में आ पाई थी। उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया गया। नवीन की मां राधिका ने ही उसे पाल पोस करके बड़ा किया। वह और नवीन बचपन से ही साथ पले बढ़े। राधिका ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और नवीन उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता है। एक जमींदार का खून होने की वजह से उन्होंने उसकी शादी दूसरे जमींदार परिवार के बेटे ठाकुर नरेंद्र सिंह से 14 साल की उम्र में ही कर दी। वहां भी उसके मायके की तरह जमींदारी की झूठी शान शौकत थी। वहां भी मायके की तरह बेटी होना उनकी शान पर कलंक था, पर पार्वती ऐसा नहीं समझती थी। जब दुर्गा का जन्म हुआ तो वह लोग पार्वती से दुर्गा को अपने से दूर करने के लिए कहने लगे, पर पार्वती नहीं मानी। तो उन्होंने पार्वती के सामने ऐसी शर्त रख दी, जहां आगे कुआं था तो पीछे खाई थी। उनका कहना था कि यदि वे इस बच्ची को साथ रखेंगी तो उसे इस घर को छोड़ना पड़ेगा। पर जब पार्वती बच्ची को छोड़ने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने एक रात उसे बच्ची सहित घर से निकाल दिया। जिसने उन्हें घर से निकाला वह और कोई नहीं, आज के समाज कल्याण मंत्री ठाकुर नरेंद्र सिंह थे। वे तुम्हारे पिता हैं। पार्वती की बात सुन करके किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके घर बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं था, जो बेटी के जन्म होने पर अपनी निरपराध पत्नी को घर से निकाल देता है, जो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, वह आज समाज कल्याण मंत्री बन गया। दुर्गा को सारी बात बताते हुए पार्वती की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। सारी बात सुन करके दुर्गा अपनी माँ से लिपट करके खूब रोई और सोचने लगी कि उसकी माँ ने कितने कष्ट सहे उसे पालने के लिए। माँ ने सबको छोड़ दिया पर किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं छोड़ा। अगर शुरू में उसकी नानी ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद उसकी माँ का संघर्ष कुछ आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्गा को अब सारी बात पता चल गई थी कि उस दिन दीक्षांत समारोह में माँ क्यों चली आई थी। आज दुर्गा को अपनी माँ की उदासी का कारण भी पता चल गया था। उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह बहुत दुखी भी हो गई थी अपनी माँ के अतीत को जान करके। आज पार्वती के सारे पुराने जख्म हरे हो गए थे। वह आज सब कुछ उसे याद आ गया था जिसे वह भूलना चाहती थी। वह सब वे कभी याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे वह सब याद करना पड़ा। पार्वती को अपनी बेटी को समाज का वह काला सच बताना पड़ा। यह सब बताते हुए पार्वती को बहुत तनाव हो गया। एक तो उसे अभी कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था। वह अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। वह अभी कमजोर थी, जिस कारण उसका तनाव बढ़ गया और पार्वती को दूसरा दिल का दौरा पड़ गया। पार्वती को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसे आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। पार्वती को अपनों की वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा था, जिस कारण वह अपनी उम्र से अधिक बूढ़ी हो गई थी। वह अंदर से टूट गई थी। वह पहले से ही कमजोर हो गई थी, जिस कारण वह इस बार दिल का दौरा सहन नहीं कर पाई और उसे बचाया नहीं जा सका। पार्वती ने अस्पताल में उसी दिन अंतिम सांस ली जिस दिन एनजीओ में दुर्गा के सम्मान में समारोह रखा गया था। एनजीओ में सारी तैयारी कर ली गई थी। सभी लोगों को आमंत्रण भेज दिया गया था, पर सारी तैयारी वैसी ही रह गई। पार्वती को अस्पताल से एनजीओ वापस लाया गया, जहां दुर्गा को सम्मानित करने के लिए मंच तैयार किया गया था। उसी मंच में अब पार्वती की पार्थिव देह को रखा गया था। उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी। दुर्गा अपने को अब बहुत अकेला महसूस कर रही थी, पर वह कमजोर नहीं थी। उसकी मां ने उसे सशक्त और मजबूत बनाया था। जहां दुर्गा को सम्मानित किया जाना था, वहीं
पर अब पार्वती के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। पार्वती अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना होने वाली थी, पर विडंबना देखिए, उसका संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्गा को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन होने वाला था। उसमें कई सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। दुर्गा को सम्मानित करने के लिए एनजीओ संचालक मंडल ने समाज कल्याण मंत्री जी को ही मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब लोग आ गए थे। जहां खुशियां मनाई जाने वाली थी वहां अब मातम पसरा था। सब लोग पार्वती के लिए दुखी थे। सब जानते थे पार्वती ने कितनी मुश्किलों से दुर्गा को पढ़ाया था। अब उसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, तो खुशियां देखने से पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी मंत्री जी की नजर पार्वती की मृतदेह पर गई, तो वह एकदम स्तब्ध रह गए। उन्हें उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि वह पार्वती है, और वह समझ गए कि दुर्गा उनकी ही बेटी है। दुर्गा अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगी। नवीन और पवन उसकी सहायता कर रहे थे। सारी रस्म दुर्गा खुद कर रही थी। तभी मंत्री जी बोले, अंतिम संस्कार तो सिर्फ बेटे करते हैं, बेटियां नहीं। तुम्हारा कोई भाई वगैरह नहीं है जो तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार सके। कैसी विडंबना थी यह, जिसे जीने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ा। उसे आज इस संसार से जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा था। पार्वती को अपनी अंतिम संस्कार के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। मंत्री जी की बात को सुन करके दुर्गा का गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, नहीं, मैं इनकी इकलौती संतान हूँ। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने जन्म लिया था। मंत्री जी बोले, कोई और तो पुरुष होगा परिवार में। अब तो दुर्गा को भी और गुस्सा आ गया और वह गुस्से में बोली, नहीं, इनका मेरे अलावा कोई और रिश्तेदार नहीं है। एक बेटी होने के नाते इनका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी। मंत्री जी के साथ कुछ और लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि दुर्गा पार्वती का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती है। सबकी बातें सुन करके दुर्गा को इन समाज के ठेकेदारों पर बहुत गुस्सा आ गया और वह मंत्री जी से बोली, मंत्री जी, मैं पार्वती नहीं दुर्गा हूँ, जिसे उसकी माँ ने बहुत संघर्ष करके बड़ा किया है। उसके जीते जी तो मैं उसके लिए संघर्ष नहीं कर पाई, लेकिन आज उसके लिए संघर्ष करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका अंतिम संस्कार तो मैं ही करूंगी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती संतान हूँ और माँ का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ उसकी संतान को ही होता है। दुर्गा की बात सुन करके नवीन और पवन भी दुर्गा के समर्थन में बोले कि दुर्गा सही कह रही है, यह उसका हक है। इसके बाद फिर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि एनजीओ में सब यही जानते थे कि ये दोनों पार्वती के भाई हैं। जब इन्हें कोई ऐतराज नहीं है तो हम बीच में क्यों कुछ कहें। फिर दुर्गा ने बहुत ही दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया, उसे मुखाग्नि दी। दुर्गा के आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो घर वापस आना ही नहीं चाहती थी। वह बिना माँ के कभी रही ही नहीं थी, तो वह सोच रही थी अब वह उस घर में बिना माँ के कैसे रहेगी। आज दुर्गा को लग रहा था कि वह अनाथ हो गई है। नवीन और पवन हमेशा की तरह आज भी उसके साथ थे। उन्होंने दुर्गा को समझाया कि पार्वती ने बहुत संघर्ष से उसे इस काबिल बनाया है कि वह आज अपने पैरों पर खड़ी है। उसे अपनी माँ के संघर्ष को आगे लेकर के जाना है। दुर्गा बहुत दुखी और उदास, उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। उसे अपनी माँ की किस्मत पर बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ ने कितने कठिन संघर्ष करके उसे पाला। कभी नए कपड़े नहीं पहने, जो कपड़े लोग एनजीओ में दान कर जाते थे उसने वही पहने। कभी भी अपने लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। इस बार दुर्गा उसके लिए नई साड़ी लाई, वही उसकी पहली और अंतिम साड़ी साबित हुई। दुर्गा सोच रही थी कि अब तो माँ के अच्छे दिन आने वाले थे। वह अपने पैरों पर खड़ी जो हो गई थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत के आगे
किसी का कोई जोर नहीं चलता है। दुर्गा बहुत दुखी थी। पवन और नवीन उसे बड़ी मुश्किल से संभाल रहे थे। दुर्गा को अब उस घर में बहुत सूनापन लग रहा था। पवन और नवीन अपने परिवार सहित दुर्गा के साथ ही थे, फिर भी उसका सूनापन कम नहीं हो पा रहा था। सच ही तो है, माँ की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है। दुर्गा अपने घर में उदास बैठी थी, तभी एनजीओ की संचालिका उसके पास आती हैं। संचालिका उसे सांत्वना देती हैं कि पार्वती इस दुनिया में नहीं है, पर पूरा एनजीओ उसके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। यह उसका अपना घर है, वह कभी भी अपने को अकेला ना समझे। संचालिका दुर्गा से कहती हैं कि उस दिन जो समारोह रखा था वह तो नहीं हो पाया। हम दोबारा एक छोटा समारोह कर लेते हैं जिसमें पार्वती को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल मंत्री जी का फोन आया था, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। वे कह रहे थे कि वो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत ही होनहार हो, इसलिए वे चाहते हैं कि तुम आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाओ और वहां से खूब बड़ी डॉक्टर बन करके आओ। वो पूरा खर्च उठाने को भी तैयार हैं, उन्हें भी बुला लेंगे। उनकी बात सुन करके दुर्गा को बहुत गुस्सा आ गया। वह संचालिका से बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना है, ना ही कहीं पढ़ने जाना है। मुझे आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पुराने कॉलेज में प्रवेश मिल चुका है। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, उस मंत्री की तो बिल्कुल भी नहीं। दुर्गा गुस्से में ना जाने और क्या क्या बोले जा रही थी। तभी पवन ने उसे रोकते हुए संचालिका से कहा, मैडम अभी आप बहुत दुखी है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको जो उचित लगे आप वैसा कर लीजिए। संचालिका बोली, ठीक है, मैं मंत्री जी को बता देती हूँ। वो बहुत ही भले इंसान हैं, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, हमारे एनजीओ को बहुत बार दान दे चुके हैं, सबकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका अपना कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए बच्चों की संस्था की हमेशा मदद करते रहते हैं। दुर्गा इस बार उनसे खुद बात कर लेगी तो अच्छा लगेगा। पवन का इशारा समझ करके दुर्गा चुप हो गई, पर जैसे ही संचालिका गई तो वह पवन से बोली, मामा जी आपने मुझे क्यों रोका? मैं उस मंत्री की पूरी करतूत सबको बताना चाहती हूँ। पवन बोला, दुर्गा शांति से सोचो, तुम्हें ऐसा करके क्या मिलेगा? पर मामा जी वो आज मंत्री बन करके समाज सेवा कर रहा है, उसका असली चेहरा तो सबके सामने आना चाहिए। पवन ने उसे बहुत प्यार से समझाया, उससे पूछा, क्या तुम उसकी बेटी बनना चाहती हो? उसके साथ जाना चाहती हो क्या? कभी नहीं मामा जी, मैं मर जाऊंगी पर उसकी बेटी नहीं बनूंगी। वही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने खुद तुम्हें अपनी बेटी स्वीकार नहीं किया है, वह तुम्हें गोद लेकर के अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि तुम उनकी बेटी हो, आज उनकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए वे तुम्हें अपनाना चाहते हैं। वे किसी को यह बात नहीं बताना चाहते हैं कि तुम सच में उनकी बेटी हो। वह गोद लेकर के सबको यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें समाज की कितनी चिंता है। अगर तुम सबको यह बताओगी कि तुम उनकी बेटी हो तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, इस बात को सच नहीं मानेगा। और सच बताने के लिए पार्वती अब इस दुनिया में है नहीं। पार्वती ने हमेशा तुम्हें उन लोगों से दूर रखा। अगर ये सारी बातें सामने आ जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मंत्री जी तुम्हारे पिता हैं। इससे फायदा तो मंत्री जी को होगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम उनकी बेटी बन ही जाओगी। मंत्री जी का समाज में इतना नाम है, उनकी छवि के आगे कहीं पार्वती का संघर्ष धूमिल ना पड़ जाए, इसलिए तुम्हें बहुत सोच समझ करके काम लेना पड़ेगा, जिससे मंत्री जी की भी इच्छा कभी पूरी ना हो और दुर्गा के संघर्ष को एक मुकाम मिले। क्योंकि मंत्री जी ने अपने मुंह से ये नहीं स्वीकार करेंगे कि तुम उनकी अपनी बेटी हो। अगर वे सच बोलेंगे तो सारी दुनिया को उनको वो काला सच सबको पता चल जाएगा कि आज के मंत्री और समाज सेवक की सोच अतीत में कितनी गिरी हुई थी, इसलिए वे तुम्हें गोद लेने की बात कर रहे हैं। अब हमें बहुत सोच समझ करके बात आगे बढ़ानी होगी, जिससे मंत्री जी की इच्छा कभी पूरी ना हो और पार्वती का संघर्ष सबके सामने मिसाल बन करके आए। आज मंत्री जी के बच्चे नहीं हैं, तुम ही उनकी इकलौती संतान हो, इसलिए वो तुम्हें गोद लेने की बात कर रहे हैं। दुर्गा की समझ में सारी बात
बात आ गई थी। उसने पवन की बातों पर गहराई से विचार किया और उसे सारी बात समझ में आने लगी। फिर पवन, नवीन और दुर्गा ने बहुत विचार मंथन किया। सारी बात समझने के बाद दुर्गा बोली, मामा जी आप लोग चिंता मत कीजिए, मंत्री से कैसे और क्या बात करनी है मेरी समझ में सब आ गया है। बस आप लोग देखते रहिए कि मैं मंत्री जी की इच्छा पर कैसे पानी फेरती हूँ। 2 दिन बाद जब एनजीओ में समारोह का आयोजन किया गया, उसमें पार्वती को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ आए थे। मंत्री जी प्रसन्न चित्त थे। वे सोच करके कि आज उन्हें अपनी बेटी मिल जाएगी, दुर्गा उन्हें पिता के रूप में अपना लेगी। पर कोई नहीं जानता था कि दुर्गा के मन में क्या चल रहा है। संचालिका जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि पार्वती बहुत ही कर्मठ महिला थी। उसने अपनी बेटी दुर्गा का भविष्य संवारने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। उसे अच्छी शिक्षा दी। दुर्गा हमारे एनजीओ की बहुत ही होनहार बेटी है, इसलिए मंत्री जी दुर्गा की आगे की जिम्मेदारी खुद लेना चाहते हैं। उसे अपनी बेटी बना करके मंत्री जी दुर्गा को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, जिससे वह एक नामी डॉक्टर बन सके। लेकिन हम दुर्गा की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। दुर्गा जैसा चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। सारे हाल में तालियां बजने लगी। सब मंत्री जी की तारीफ कर रहे थे। दुर्गा भी पवन और नवीन के साथ बैठ करके सब सुन रही थी। फिर दुर्गा को बुलाया गया और उससे कहा गया कि वह अपनी राय बताए और पार्वती के बारे में कुछ बोले। दुर्गा ने सबसे पहले मंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसके बारे में इतना सोचा। फिर दुर्गा ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, मेरी माँ ही मेरी आदर्श हैं। माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। आज मैं आप सबको अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एनजीओ में सबको यही लगता है कि मेरी माँ पार्वती शायद किसी गरीब परिवार से होंगी, तभी तो बेटी होने पर उसे घर से निकाल दिया गया होगा। पर आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि मेरी माँ किसी गरीब परिवार से नहीं, बल्कि एक संपन्न जमींदार परिवार की बेटी थी। जहाँ बेटी पैदा होना शर्म की बात थी, इसलिए उनके घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया। वे घर के नौकरों के बीच पली बढ़ी, जहाँ उन्हें एक नौकरानी से माँ का प्यार मिला। जमींदारों की झूठी शान के चलते उसकी शादी और बड़े जमींदार परिवार में कर दी गई। वहाँ भी वही झूठी शान थी। बेटी पैदा होना उस घर में पाप समझा जाता था। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ से मुझे त्याग देने के लिए कहा गया, पर वह नहीं मानी, तो उन्हें अपनी नवजात बेटी के साथ आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। मेरी माँ मुझे लेकर के अपने माता पिता के पास गई, पर उन्होंने भी उसे नहीं अपनाया। एक तो वो उनकी बेटी थी और उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। यह तो उनकी शान के खिलाफ था। मेरी माँ को उस कठिन परिस्थिति में सहारा दिया तो उस नौकरानी ने, जिसने उसे बचपन से ही पाला था, उसका उनसे भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर दिल का बहुत गहरा रिश्ता था। बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी माँ और मेरा था, माँ बेटी का। इसलिए मैं आज मानती हूँ, खून के रिश्ते से दिल के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। फिर कुछ समय बाद हम पवन मामा जी की मदद से यहाँ आ गए, जिनसे भी हमारा खून का नहीं दिल का ही रिश्ता है। आज मेरे पास खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर दिल के बहुत रिश्ते हैं, जिन्होंने चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आई हो हमारा साथ दिया है। आज वही रिश्ते मेरा सब कुछ हैं। अब मैं मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि मेरा भविष्य तो मेरी माँ ने बना दिया। मैं आज एक डॉक्टर हूँ। आगे की पढ़ाई के लिए भी मेरा चयन हो चुका है। मेरा भविष्य तो बन चुका है और निश्चित भी है, मुझे एक सफल डॉक्टर बनना है। मंत्री जी बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, एक समाज सेवक भी हैं, सबकी सहायता करते हैं, इसलिए वे मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं। पर मैं आगे की पढ़ाई यहाँ रह करके करूं या विदेश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहीं रह करके उन महिलाओं की मदद करना चाहती हूँ जिन्हें समाज और उनके परिवार वाले
ठुकरा चुके हैं, जैसे मेरी माँ को ठुकरा दिया था। मैं अपनी माँ को अपना आदर्श मानती हूँ और उनके संघर्ष को आगे लेकर के जाना चाहती हूँ और उनकी जैसी महिलाओं का सहारा देना चाहती हूँ। अगर मंत्री जी आज से 25 साल पहले हमें मिले होते तो शायद मेरी माँ को इतने संघर्ष नहीं करने पड़ते और हमें वह सब भी मिलता जिस पर हमारा हक था। अब वो समय वापस नहीं आ सकता है। मंत्री जी सच में कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनसे एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे एनजीओ में पिछले महीने ही 2 अनाथ बच्चियां आई हैं। एक 5 साल की है और एक 3 साल की है। उनका इस संसार में कोई नहीं है। अगर मंत्री जी उन्हें अपना लें तो उन बच्चियों का भविष्य संवर जाएगा। मंत्री जी हमें अपनाना चाहते हैं, इसके बदले वे उन दोनों बच्चियों को अपना लें। हमारा भविष्य तो हमारी माँ बना गई हैं, पर इनका भविष्य बनाने के लिए इनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हमारा एनजीओ इनका पूरा ख्याल रखेगा, पर इन्हें एक माता पिता का प्यार और एक घर नहीं दे सकता है जो मंत्री जी दे सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इतना बोल करके दुर्गा वापस आ गई। फिर दुर्गा पास ही में खड़े अपने दोनों मामा जी के गले लग करके रो पड़ी। वो दोनों भी उसके पास ही खड़े थे। वे जानते थे दुर्गा भले ही वहां कितनी ही बड़ी बातें कर ले, पर वह अंदर से बहुत दुखी है। उसे उनके सहारे की जरूरत है। दुर्गा की बात सुन करके सब ने दुर्गा के लिए खूब तालियां बजाई। सब दुर्गा की बहुत तारीफ कर रहे थे कि उसने अपने बदले मंत्री जी से उन 2 छोटी बच्चियों को अपनाने की गुजारिश करी। तभी संचालिका जी बोली, हमें बहुत गर्व है कि पार्वती हमारे एनजीओ में रहती थी और उसकी इतनी होनहार बेटी है। मुझे आज यह सुन करके बहुत अच्छा लगा कि दुर्गा अपनी माँ के संघर्ष को नहीं भूली है। वह उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहती है और अपनी माँ की तरह ठुकराई गई स्त्रियों की मदद करना चाहती है। अपनी माँ के संघर्ष को एक मुकाम देना चाहती है। बहुत खुशकिस्मत है कि दुर्गा हमारे एनजीओ परिवार की सदस्य है। सारी बात सुन करके मंत्री जी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कहें या मजबूरी में उन दोनों बच्चियों के भविष्य संवारने के लिए हाँ करनी पड़ी। दुर्गा के दिल को आज बहुत सुकून महसूस हो रहा था कि जिस इंसान ने अपनी पत्नी को, बेटी को जन्म देने की वजह से घर से निकाल दिया, आज वही इंसान 2 बेटियों को मजबूरी में ही सही उन्हें अपनाने को तैयार हो गया है। आज दुर्गा ने बिना किसी का नाम लिए उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जो मार दिया था। दुर्गा पवन और नवीन के साथ वापस अपने घर आ गई और अपनी माँ की फोटो के आगे बैठ करके पार्वती से पूछने लगी, मैंने ठीक किया ना माँ? उस इंसान की आज कोई औलाद नहीं है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपनाना चाहता था। जिस इंसान के घर में उनकी अपनी बेटी के लिए कोई जगह नहीं थी, आज वह ना चाहते हुए भी 2 बच्चियों को भविष्य संवारने के लिए तैयार है। तभी पवन बोला, दुर्गा अब वह कभी भी तुम्हें अपनाने की बात नहीं करेगा। तुमने उसे सही उत्तर दिया है। मामा जी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे नाम के साथ उस इंसान का नाम जुड़े जिसने मेरे पैदा होने की वजह से मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मैं तो बस यही जानती हूँ कि मेरे पिता मेरे जन्म लेते ही इस दुनिया से चले गए और कुछ नहीं। आज दुर्गा को एक सुकून सा महसूस हो रहा था कि उसकी माँ का संघर्ष आज कामयाब हो रहा था। आज उसकी बेटी इज्जत की जिंदगी जी रही थी और अपने पैरों पर खड़ी थी बिना किसी डर के साथ। अब दुर्गा का मन शांत हो गया था और वह अगले दिन आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। अब उसका एक ही मकसद था, अपनी माँ के सपनों को पूरा करना और उसके संघर्ष को एक मुकाम तक ले जाना। ये सिर्फ एक स्त्री की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की नारी की दुर्दशा की कहानी है मित्रों। जिस देश में नारी को देवी के रूप में पूजते हैं, पर वास्तव में तो उसे एक इंसान भी नहीं समझा जाता। देवी मानना तो दूर की बात है,
आज भी नारी को पग पग पर संघर्ष करना पड़ता है, कभी पैदा होने के लिए, कभी जीने के लिए, कभी बराबर सम्मान पाने के लिए तो कभी शिक्षा के लिए, कभी अपनी आबरू बचाने के लिए तो कभी एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए। नारी का जीवन ऐसे ही अनेकों संघर्ष से भरा पड़ा है। हमारे समाज में जहां जमींदार जैसे झूठी शान के लिए जीने वाले लोग हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी झूठी शान से मतलब रहता है, जिसमें चाहे किसी को कितना ही कष्ट क्यों ना हो जाए, वहीं दूसरी ओर राधिका, पवन और नवीन जैसे लोग भी हैं जिनमें मानवता कूट कूट करके भरी रहती है। ऐसे ही लोगों की वजह से आज भी मानवता जिंदा है। हमेशा खून के रिश्ते ही नहीं, कभी कभी दिल के रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। नारी का जीवन संघर्षों में ही बीतता है। कितने संघर्ष अलग अलग रूपों में कितनी नारियों को करने पड़ते हैं, कभी परिवार की तो कभी बच्चों की दुहाई दे करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। स्त्रियां तो इन संघर्षों से विजय प्राप्त कर लेती हैं और कई तो संघर्ष करते करते दम तोड़ देती हैं। नारी का जीवन संघर्ष से ही शुरू होता है और संघर्ष से ही समाप्त हो जाता है। जैसे पार्वती का हुआ था, अपनी हार न मानने की प्रवृत्ति के कारण ही आज संघर्ष करते हुए भी नारी जीवित है, वरना उसका अस्तित्व ही मिट आता। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।